नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कोविड से बचाव की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कल से लागू। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, वर्ष 2022 में आतंकवाद रोधी अभियानों में 56 विदेशी आतंकवादियों सहित 186 आतंकवादी मारे गए। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का वेटिकन सिटी में उनके निवास स्थान पर निधन। और देश भर में नववर्ष की तैयारियां पूरे जोरों पर। 2023 के स्वागत के लिए पर्वतीय पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के कुशल प्रबंधन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्हें जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और ब्राजील सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में कोविड मामलों के बढ़ने के बारे में जानकारी दी गई। श्री मिश्रा को बताया गया कि 29 दिसंबर से विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को कल से आरटी-पीसीआर जांच करवानी होगी और एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अन्य जानकारी भरकर एक फॉर्म अपलोड करना होगा। बैठक में बताया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान कोविड टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के कई देशों के फैसले को सही ठहराया है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने चीन सरकार से कहा है कि वो कोविड महामारी की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करे ताकि जोखिम का ठीक-ठाक आकलन किया जा सके। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र विचारधारा वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। साइप्रस में उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आतंकवाद को उचित ठहराया जाए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देश की सीमा पर चुनौतियां बनी हुई हैं और कोविड काल में भी ये चुनौतियां बढ़ी हैं। You all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जनता दल एस के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़कर राज्य में सरकार भी बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उनके लिए सत्ता भ्रष्टाचार का एक माध्यम है, जबकि भाजपा के लिए ये गरीबों के लिए काम करने का माध्यम है। कांग्रेस वाले जब भी चुनाव आता है नई नई चीजें लेकर आ जाते हैं। उनके लिए सत्ता भ्रष्टाचार करने का एक साधन है और हमारे लिए सत्ता राज्य के गरीब से गरीब व्यक्ति को सुखी करने का एक साधन है। केंद्र सरकार कल नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 16,554 से अधिक गांवों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से पिछले 8 वर्ष के दौरान दवाइयों के खर्च में आम जनता को तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस योजना की शुरुआत सस्ती कीमतों पर सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आज कहा कि पिछले 4 वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक शांत वर्ष रहा है। बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए। 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं जो लश्कर तौबा और जैश-ए मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। श्री सिंह ने जम्मू में वर्षांत संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस के लिए नए साल का संकल्प मिशन जीरो टेरर और राज्य में आतंकी परिवेश को समाप्त करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में आवास बनाने की पहल की है। उन्होंने आज बेंगलुरु में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए 17,000 आवास निर्माणाधीन हैं और 15,000 स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निर्माण और मशीनों के मरम्मत कार्यों में रोबोट और 3D तकनीकों के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर भवन निर्माण और मरम्मत में नई तकनीकों का उपयोग करने की संभावनाओं पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। सूचना और प्रसारण, मछली पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा कि कोरोना महामारी और आर्थिक मंदी के बावजूद देश का समुद्री उत्पाद निर्यात 32% बढ़ा है, जिससे रोजगार सृजित हुआ है और अर्थव्यवस्था को गति मिली है। डॉक्टर मुरुगन कोच्चि में केंद्रीय मछली पालन, नौवहन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बिहार में जहरीली शराब कांड के मामले में सर्वाधिक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड में पिछले महीने राज्य में कई लोग मारे गए थे। पूर्व कैथोलिक पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में वेटिकन सिटी में निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वे सबसे उम्रदराज पोप में से एक थे। वे करीब 8 साल तक रोमन कैथोलिक चर्च के पोप रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट 16वें के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पोप एमेरिटस बेनेडिक्ट को समाज के लिए उनकी समृद्ध सेवा के लिए याद किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
देश के उत्तर पश्चिमी भागों में कल से शीतलहर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का अनुमान है। उत्तर भारत का बात करें तो तापमान तो ऑलरेडी हाई हो गया था 9 से 12 डिग्री। तो फॉल जो टेम्परेचर हो रहा है बहुत स्लो हो रहा है, तो इसलिए कोल्ड वेव का जो स्पेल है वो मेनली जो 1 तारीख नाइट या 2 तारीख नाइट से शुरू होगा। और जहां तक डेंस फॉग का ऑब्जर्वेशन है आज दिल्ली में नॉर्मल है, बाकी इलाका जो पंजाब में आइसोलेटेड है और उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड। विश्व नववर्ष 2023 के स्वागत के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुंबई 2 वर्ष के बाद कोविड प्रतिबंधों के बिना नववर्ष का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान में नए साल के स्वागत के लिए फिल्मी हस्तियों सहित बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहुंच रहे हैं। हिमाचल सरकार ने पूरे राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए 2 जनवरी तक सभी दुकानों, रेस्तरां और होटलों को रात और दिन 24 घंटे खोलने का फैसला किया है। कश्मीर घाटी में नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और देश विदेश के अन्य स्थानों से पर्यटक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और पहलगाम पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त यातायात एस यादव ने कहा कि आज रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में प्रवेश करने से यातायात प्रतिबंधित रहेगा और केवल अधिकृत वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस का ये उद्देश्य रहेगा कि नया साल जो है सभी के लिए सुरक्षित भी रहे और हर्षोल्लास से मनाया जाए। हम लोगों ने काफी इंतजाम किए हैं जिसमें कोरोना कंप्लायंट बिहेवियर को भी ध्यान में रखा गया है। करीबन 1850 लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के। इसके अलावा पुलिस के भी करीबन 17-18 हजार लोगों का इंतजाम रहेगा। रेकलेस ड्राइविंग, ड्रंकन बिहेवियर, नेग्लिजेंस ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग, इस पर जो है सख्ती से एनफोर्समेंट किया जाएगा। पूरी दुनिया नववर्ष 2023 का स्वागत करने के लिए तैयार है। देश दुनिया में इसके लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। दुनिया भर में नववर्ष मनाने के लिए गोवा पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। एक रिपोर्ट। नववर्ष 2023 का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में गोवा पहुंच रहे हैं। गोवा की सड़कें, समुद्र तट और होटल पर्यटकों से भरे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि सरकार ने राज्य में 2 जनवरी 2023 तक कोविड प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। हालांकि उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों की भारी भीड़ और उत्साह को देखते हुए राज्य पुलिस ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। पणजी, गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर में आज कड़ाके की ठंड के बावजूद कटरा की त्रिकुटा पहाड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते दिखे। डोडा जिला प्रशासन ने भद्रवाह स्थित राष्ट्रीय राइफल्स के सहयोग से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र गुलदंदा पर आज नववर्ष समारोह का आयोजन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ सेना का संवाद बढ़ाने और क्षेत्र में रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देना था। समारोह में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ सैकड़ों पर्यटक भी शामिल रहे। सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज की प्रति भेंट की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि श्री अय्यर का उत्साह और स्वस्थ रहने के लिए उनका जुनून उल्लेखनीय है। और अब कल का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा या धुंध छाई रहेगी, बाद में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कोविड की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कल से लागू होगी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, वर्ष 2022 में आतंकवाद रोधी अभियानों में 56 विदेशी आतंकियों सहित 186 आतंकवादी मारे गए। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का वेटिकन सिटी में उनके निवास स्थान पर निधन। और देश भर में नववर्ष की तैयारियां पूरे जोरों पर।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।